क्या आपको पता है कि आज़ादी मिलने के पूरे 20 साल बाद तक यानी 1968 तक भारत सरकार अपने ही एक नायक के परिवार की जासूसी कर रही थी? हाल ही में सार्वजनिक हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की फाइलों से पता चला है कि नेताजी के भतीजों अमिया और शिशिर बोस के खतों को चुपके से खोला और पिरहा जाता था। आखिर आज़ाद भारत की सरकार को किस बात का डर था? क्या उन्हें लगा था कि वो योद्धा वापस आ सकता है जिसे दुनिया 1945 में मृत मान चुकी थी? सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नंबर 1 एनिमी था, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण। हम उन्हें सिर्फ जय हिंद और दिल्ली चलो के नारों से जानते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी राजनीतिक फिलॉसफी थी जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। साम्यवादा, एक ऐसा दर्शन जिसने यूरोप के फांसीवाद और साम्यवाद का एक भारतीय संश्लेषण सिंथेसिस करने की कोशिश की थी। आज के इस मेगा वीडियो के पहले भाग में हम नेताजी की उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो उनके बचपन से शुरू हुई। हम जानेंगे कि कैसे एक मेधावी छात्र ने अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस को ठुकरा दिया और क्यों उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक रास्ते के बजाय युद्ध का रास्ता चुना। 23 जनवरी 1897 में कटक के एक संपन्न और प्रभावशाली बंगाली परिवार में सुभाष का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे जिन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर का खिताब दिया था। लेकिन सुभाष का मन बचपन से ही भौतिक सुखों के बजाय अध्यात्म की ओर था। महज 15 साल की उम्र में सुभाष ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पेरा। विवेकानंद के मानव निर्माण और त्याग के सिद्धांतों ने उनके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी। उन्होंने अपनी मां को लिखे पत्रों में सवाल किया था, क्या मां भारतीय का कोई भी बेटा अपने स्वार्थ को छोड़ कर पूरी तरह उसकी सेवा में समर्पित नहीं होगा? कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने पहली बार भारतीय और अंग्रेजों के बीच के भेदभाव को महसूस किया। उनके हेडमास्टर बेनी माधव दास ने उनके अंदर देशभक्ति और सिद्धांतों की पहली नींव रखी। 1913 में सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शिक्षक भारतीय छात्रों का अपमान करते थे। 1916 में एक घटना हुई जिसने सुभाष के जीवन की दिशा बदल दी। ब्रिटिश प्रोफेसर ईएफ ओटेन पर आरोप लगा कि उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ बदतमीजी की। 19 साल के सुभाष ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने प्रोफेसर ओटेन को थप्पड़ को निषिद्धा, जिसके बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और यूनिवर्सिटी से प्रतिबंधित रस्टिकेटेड कर दिया गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा राजनैतिक स्टैंड था। उन्होंने बाद में कहा था कि उन्हें उस नोबल कॉज के लिए सस्पेंड होने पर गर्व है क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष 1919 में लंदन गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। केवल 8 महीने की तैयारी में उन्होंने उस समय की दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में चौथी रैंक हासिल की। लेकिन सुभाष के अंदर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ ऐशो आराम की जिंदगी थी, दूसरी तरफ गुलामी की जंजीरें। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने वो किया जो उस दौर में अकल्पनीय था। उन्होंने एडविन मॉन्टेग्यू को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने अपने भाई शरद को लिखा, मैं एक ऐसी मशीनरी का हिस्सा नहीं बन सकता जो रूढ़िवादिता और हृदयहीनता का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक पहनने से बेहतर है कि मैं कांटों भरे रास्ते पर चलूं। उन्होंने अरबिंदो घोष के त्याग को अपना आदर्श बनाया और भारत लौटने का फैसला किया। लेकिन भारत लौटते ही उन्हें 2 अलग अलग धाराओं के बीच चुनना था। एक तरफ महात्मा गांधी का सत्याग्रह था और दूसरी तरफ उनके राजनैतिक गुरु सीआर दास का व्यवहारवाद था। 16 जुलाई 1921 बॉम्बे के बंदरगाह पर पैर रखते ही सुभाष चंद्र बोस सीधे महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। एक तरफ 51 साल के अनुभवी महात्मा थे और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज से लौटा एक जोश से भरा युवा क्रांतिकारी। उस पहली मुलाकात में सुभाष ने गांधी जी पर सवालों की बौछार कर दी। वे गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें गांधी जी की योजनाएं धुंधली लगीं। गांधी जी ने भांप लिया कि इस युवक की ऊर्जा अलग है
उन्होंने सुभाष को बंगाल के शेर चित्तरंजन CR दास के पास भेज दिया। CR दास सुभाष के राजनैतिक गुरु बने, जिन्होंने उन्हें राजनीति का व्यावहारिक पाठ पढ़ाया। सुभाष केवल भाषणों के खिलाड़ी नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। 27 साल की उम्र में वे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO बने और बाद में मेयर। उन्होंने म्यूनिसिपल सेवा को जनसेवा बना दिया, जिससे ब्रिटिश अधिकारी चिढ़ गए। 1924 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। वहां की SDD डेहन और नमी ने उनके शरीर को तोड़ दिया। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेकिन उनकी आत्मा नहीं टूटी। जेल की तन्हाई में उन्होंने आयरलैंड की आज़ादी और यूरोपीय इतिहास को गहराई से पढ़ा। यहीं उनके मन में यह विचार पुख्ता हुआ कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना बुढ़ा कहता है। बीमारी के कारण 1923 में उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। यह निर्वासन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने मुसोलिनी जैसे नेताओं से मुलाकात की और महसूस किया कि भारत को बदलने के लिए एक नए दर्शन की जरूरत है। उन्होंने इसे नाम दिया साम्यवाद। बोस का साम्यवाद मार्क्सवाद से अलग था। वे सोवियत रूस की आर्थिक प्रगति और फांसीवाद के अनुशासन को जोड़कर एक भारतीय संश्लेषण बनाना चाहते थे। उनका तर्क था कि आज़ादी के बाद भारत को गरीबी और अनपढ़ता से लड़ने के लिए कुछ सालों तक तानाशाही शक्तियों वाली एक मजबूत केंद्रीय सरकार की जरूरत होगी। यह विचार आज विवादास्पद लग सकता, लेकिन बोस इसे भारत की मजबूरी मानते थे। 1938 में सुभाष निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। यह उनके करियर का शिखर था। उन्होंने तुरंत नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया ताकि भारत के औद्योगिकीकरण का रास्ता साफ हो सके। गांधी जी का चरखा और बोस की मशीनरी, यहां से मतभेद गहरी दरार में बदलने लगे। 1929 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतरमैया के खिलाफ। सुभाष जीत गए, लेकिन गांधी जी ने इसे अपनी निजी हार करार दिया। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने बोस के साथ काम करने से मना कर दिया। स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक बीमार अध्यक्ष के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया गया। अपमान और असहयोग के बीच 29 अप्रैल 1932 को सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 6 महीने में विश्व युद्ध शुरू होगा और भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कांग्रेस की सत्य और अहिंसा की राजनीति से अलग अब सुभाष अपना अलग रास्ता, अपना युद्ध क्षेत्र ढूंढ रहे थे। बोस और गांधी का संघर्ष वैसा ही था जैसे एक विशाल महासागर का एक ज्वालामुखी से टकराना। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन लहरें और लावा कभी एक नहीं हो सकते। जुलाई 1940 में नेताजी को 11वीं बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार उनका इरादा जेल में SDD डेहने का नहीं था। उन्होंने जेल प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। 12 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी हालत नाजुक हो गई, तो डर कर अंग्रेजों ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। कलकत्ता का एल्गिन रोड वाला घर किसी किले से कम नहीं था। 7 खुफिया जासूस सादे लिबास में हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। दुनिया को लगा कि सुभाष बीमार हैं और अपने कमरे में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आजाद भारत का सबसे बड़ा एग्जिट प्लान तैयार हो रहा था। 16 जनवरी 1941 की वह ऐतिहासिक रात, नेताजी ने एक मुस्लिम बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरा। लंबा कोट, काली टोपी और 14 पायजामा। रात के 1:30 बजे अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ वे पिछली सीट पर बैठे और जासूसों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। शिशिर बोस को इसलिए चुना गया क्योंकि वे राजनीति में सक्रिय नहीं थे और एक कुशल ड्राइवर थे। वे गोमोह रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से कालका मेल पकड़ी दी। जब ब्रिटिश पुलिस को उनके गायब होने का पता चला तो हड़कंप मच गया। वायसराय लिनलिथगो गुस्से से लाल थे, जबकि भारत के कोने कोने में खबर फैल गई, सुभाष बाबू कहाँ गए। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन पुलिस जानती थी कि भारत का नंबर 1 दुश्मन
अब उनके हाथ से निकल चुका है। पेशावर पहुंचने के बाद असली खतरा शुरू हुआ। नेताजी को पश्तो भाषा नहीं आती थी, इसलिए उन्हें एक गूंगे बहरे पठान अहमद खान का नाटक करना पड़ा। उनके साथ थे भगत राम तलवार, जिन्हें सिल्वर कहा जाता था। यह 200 मील का सफर मौत के साये में था। कड़िधाके की ठंड, बर्फबारी और भूख। काबुल की एक सराय में एक अफगान पुलिसकर्मी ने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। नेताजी को अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की दी हुई सोने की कलाई गधी रिश्वत में देनी पड़ी। काबुल में वे हफ्तों तक फंसे रहे क्योंकि वे रूस जाना चाहते थे, लेकिन स्टालिन के राजदूत ने उन पर भरोसा नहीं किया। काबुल में इतालवी राजदूत पिएत्रो क्वारोनी नेताजी की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सबसे यथार्थवादी भारतीय नेता कहा। अंततः एक इतालवी राजनयिक ऑर्लैंडो माजोटा के नाम पर जाली पासपोर्ट बना और नेताजी समरकंद और मॉस्को होते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे। जर्मनी में नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यहां पर पहली बार उन्हें नेताजी के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिससे उनका पहला प्रसारण हुआ। मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, जो अभी जीवित है। उन्होंने जर्मन सेना वेयरमाख्ट की मदद से इंडियन लीजन तैयार की, जिसमें उत्तरी अफ्रीका में पगड़ी लदे गए भारतीय युद्धबंदियों को शामिल किया गया। मई 1942 में नेताजी की मुलाकात अडोल्फ हिटलर से हुई। यह मुलाकात बहुत सुखद नहीं थी। नेताजी ने हिटलर की किताब मीन काम्फ में भारतीयों के खिलाफ लिखी गई नस्ल भेदी बातों पर आपत्ति जताई और उसे हटाने को कहा। उन्होंने हिटलर से भारत की आज़ादी के लिए स्पष्ट घोषणा की मांग की, लेकिन हिटलर रूस के मोर्चे पर व्यस्त था। नेताजी समझ गए कि यूरोप के फांसीवादी देश भारत की आज़ादी को केवल एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली कार्यक्षेत्र एशिया में है, जहां जापान तेजी से आगे बेचाह बरेशात रहा था। इसी दौरान बर्लिन में उन्होंने एमिली शेंकल से विवाह किया और उनकी बेटी अनीता का जन्म हुआ। फरवरी 1943। नेताजी ने एक और आत्मघाती कदम उठाया। वे जर्मनी की एक यू बोट पनडुब्बी में सवार हुए। यह 90 दिनों का वह सफर था जहां उन्हें मेडागास्कर के पास बीच समुद्र में एक जर्मन सबमरीन से जापानी सबमरीन में शिफ्ट होना था। यह विश्व युद्ध के इतिहास का एकमात्र ऐसा वाकया है। नेताजी की यह यात्रा एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी की चाल थी जो अपने राजा भारत को बचाने के लिए खुद को प्यादों के बीच से निकालकर सीधे दुश्मन के वजीर के सामने खड़ा कर देता है। 8 फरवरी 1943। जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे मिशन पर थे जो आत्मघाती से कम नहीं था। 90 दिनों का वह खतरनाक सफर जहां मौत हर कदम पर पीछा कर रही थी। इतिहास में पहली बार 2 अलग-अलग नौसेनाओं की पनडुब्बियां बीच समुद्र में मिलीं ताकि एक मुसाफिर को स्थानांतरित किया जा सके। नेताजी का यह सफर उन्हें बर्लिन की ठंडी गलियों से निकालकर सिंगापुर की तपती धूप में ले आया। 2 जुलाई 1943 को जब वे सिंगापुर के हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां का माहौल बदल चुका था। लाखों भारतीयों की आंखों में एक नई चमक थी। वे अब सिर्फ सुभाष बाबू का इंतजार नहीं कर रहे थे, वे अपने नेताजी का इंतजार कर रहे थे। 4 जुलाई 1943। सिंगापुर का कैथे सिनेमा हॉल गवाह बना उस ऐतिहासिक पल का जब एक क्रांतिकारी ने दूसरे को मशाल सौंपी। महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी। आज़ाद हिंद फौज आईएनए, जो कैप्टन मोहन सिंह के समय बिखर चुकी थी, अब फिर से संगठित होने लगी। नेताजी ने इसे केवल एक सेना नहीं बल्कि एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा दिया। उन्होंने सिंगापुर के मैदान में खड़ी दधे होकर वो नारा दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की दीवारों को हिलाकर रख दिया, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। अक्टूबर 1943। नेताजी ने आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की घोषणा की। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था। इस सरकार के पास अपनी मुद्रा, करेंसी, डाक टिकट
और अपनी न्याय संहिता, सिविल कोड थी। जापान, जर्मनी, इटली और बर्मा समेत 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। जल्द ही जापान ने अपनी एक जीत को नेताजी के चरणों में समर्पित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नेताजी ने इनका नाम रखा। शहीद और स्वराज द्वीप, यह आज़ाद भारत की पहली ज़मीन थी। लेकिन नेताजी का असली चमत्कार युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बैरकों में हो रहा था। उन्होंने सदियों पुराने जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को एक झटके में खत्म कर दिया। आईएनए में कोई ब्राह्मण या अछूत नहीं था, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं था। वहां सिर्फ भारतीय थे। सैनिक एक ही रसोई में बना खाना खाते थे और एक साथ त्योहार मनाते थे। नेताजी का साम्यवाद, साम्यवादा, यहां साक्षात दिख रहा था, जहां समानता का अर्थ केवल कागजी नहीं बल्कि व्यावहारिक था। 1943 में नेताजी ने एक और ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने बनाई रानी ओम अंत एप झांसी रेजिमेंट, एशिया की पहली महिला कॉम्बैट यूनिट। इसकी कमांडर बनी डॉ लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेताजी का मानना था कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय नारी को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। 4 जुलाई 1944 बर्मा की धरती से नेताजी ने वो गर्जना की जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़िदधे कर देती है। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि की वेदी पर आजादी के लिए खून की जरूरत है। आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, खून। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब बारी थी शब्दों को कर्म में बदलने की। आईएनए और जापानी सेना ने ऑपरेशन यूगो के तहत भारत की सीमाओं में प्रवेश किया। इन्फाल और कोहिमा की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने का सपना अब हकीकत बनने वाला था। नेताजी की आईएनए उस तूफान की तरह थी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की जर्जर दीवारें अब और नहीं रोक सकती थीं। यह एक ऐसी बाढ़ थी जिसमें सदियों की गुलामी बह जाने वाली थी। जुलाई 1944 मणिपुर और नागालैंड की पहाड़ियों पर आजाद हिंद फौज के सिपाही अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूम रहे थे। कोहिमा और इम्फाल की घेराबंदी हो चुकी थी। नेताजी का सपना, लाल किले पर तिरंगा फहराना, अब बस कुछ ही मील दूर था। लेकिन तभी कुदरत ने करवट बदली। मूसलाधार मानसून ने रसद की लाइनों को काट दिया। बिना हवाई कवर के भूखे और बीमार सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला कर रहे थे। यहां से शुरू हुई वह दास्तान जो जीत के इतने करीब आकर भी एक त्रासदी में बदल गई। इम्फाल का युद्ध रणनीतिक रूप से एक बड़ी धक्का था। नेताजी ने स्वीकार किया कि हमने बहुत देर से हमला शुरू किया और मानसून हमारे खिलाफ था। सप्लाई चैन टूट चुकी थी और जापानी सेना ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन एक सेनापति के रूप में नेताजी का चरित्र यहां और निखर कर आया। जब उन्हें सुरक्षित निकलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने घायल सैनिकों और रानी ओनेफ झांसी रेजिमेंट की महिलाओं को छोड़ धकर जाने से मना कर दिया। मई 1945 तक आजाद हिंद फौज रंगून से पीछे हट रही थी। 3 हफ्तों का वह पैदल सफर जिसमें पैर छिल गए थे, भूख और प्यास चरम पर थी, नेताजी ने अपने सिपाहियों के साथ तय किया। उन्होंने कहा था, यदि हमें अस्थायी रूप से झुकना भी पड़े दे तो नायकों की तरह झुकें। उनके लिए हार केवल एक विराम थी, अंत नहीं। अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया था। नेताजी जानते थे कि अब ब्रिटिश उन्हें जिंदा नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने रूस जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि रूस अब भी ब्रिटेन का दुश्मन बन सकता है। 18 अगस्त की दोपहर ताइहोकू, ताइपे हवाई अड्डे से एक भारी बमवर्षक विमान ने उड़ान भरी। जैसे ही विमान 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ और वह आग का गोला बनकर जमीन पर गिर पड़ा। चश्मदीदों के अनुसार नेताजी के कपड़े पेट्रोल में भीगे हुए थे और वे एक मानव मशाल की तरह बाहर निकले। उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर योशिमी ने उनका इलाज किया। उनके आखिरी शब्द उनके सहायक हबीब उर रहमान के लिए थे,
हबीब, मेरा अंत करीब है। भारत की आज़ादी की लड़ाई जारी रखना। रात करीब 10 बजे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा योद्धा खामोश हो गया। नेताजी तो चले गए, लेकिन उनकी फौज ने भारत में वह आग लगा दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। अंग्रेजों ने नवंबर 1945 में 3 अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। यह ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख को एक साथ खड़ददा देखकर भारत की सांप्रदायिक दूरियां मिट गईं। बचाव पक्ष के वकील भुलाभाई देसाई ने तर्क दिया कि यह गद्दारी नहीं, बल्कि एक सॉवरेन स्टेट द्वारा अपनी आजादी के लिए छिड़ी गई जायज जंग थी। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। इस लहर ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों के मन से गोरे साहब का खौफ निकाल दिया और 1946 में शाही नौसेना विद्रोह, नेवल म्यूटनी हुआ। अंग्रेज समझ गए कि अब वे फौज के दम पर राज नहीं कर सकते। लेकिन क्या नेताजी वाकई उस दिन मरे थे? मुखर्जी कमीशन 2005 ने ताइवान सरकार के रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस दिन वहां कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। 2016 में मोदी सरकार द्वारा डीक्लासिफाइड फाइलों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि आजादी के बाद 20 सालों तक नेहरू सरकार ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। आखिर आजाद भारत की सरकार को किस बात का डर था? नेताजी का विजन था साम्यवाद, समयावादा। एक ऐसा भारत जहां गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद का नामो निशान न हो। वे चाहते थे कि भारत शुरुआती सालों में एक ऑथोरिटेरियन सरकार के जरिए तेजी से तरक्की करे, फोर्स्ड मार्च। उनका सपना था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां भारी उद्योग और कुटीर उद्योग एक साथ चलें। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम अनजाने में नेताजी के ही दर्शन को दोहरा रहे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक पिलग्रिम, तीर्थयात्री थे जिनका मंदिर केवल और केवल भारत की आजादी थी। उन्होंने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, क्योंकि वे जानते थे कि रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही। नेताजी उस हाई वोल्टेज करंट की तरह थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के उस फ्यूज को उद्धा दिया जिसे अहिंसा का धीमा दबाव नहीं तोड़ पा रहा था। वे एक ऐसे प्रेशर कुकर सिस्टम के पक्षधर थे जहां विकास की भाप को ऊंचा रखना था ताकि गरीबी की सख्त दाल जल्दी पक सके। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी केवल समझौतों से नहीं, बल्कि उस आजाद हिंद फौज के खून से भी सींची गई है जिसने बर्मा के जंगलों में जय हिंद की गर्जना की थी। नेताजी मरकर भी अमर हैं, क्योंकि उनका विचार आज भी हर भारतीय के डीएनए में है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नेताजी के साम्यवाद को अपनाकर भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका होता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।